फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को लेकर अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगे ब्रोकरेज हाउसेस के, तो बहुत कंफ्यूजिंग सिग्नल आ रहा है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी बुलिश हैं, बोल रहे हैं निफ्टी 25,000 भी क्रॉस कर सकता है। वहीं पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि निफ्टी 20,000 से भी नीचे गिर सकता है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर 2024 में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? ब्रोकरेज हाउसेस ये जो भी रिपोर्ट लाते हैं तो ये प्रिडिक्शन होता है कि 2024 के लास्ट तक इस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि 2024 के लास्ट में स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न देगा, बट हाँ, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। तो ये प्रिडिक्शन होता कैसे है? तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 फैक्टर्स को तो ऑफ कोर्स आपको इंक्लूड करना होगा। आप देखेंगे कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और साथ ही स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशंस आप चेक करेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आप सही से कवर अप कर देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट्स में क्या होगा। ग्लोबल इकोनॉमीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑफकोर्स जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उसके बारे में आपको जानना होगा। यूएस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। देखिए, यूएस का अगर आप देखें तो रिलेटिवली परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा है। क्यों अच्छा रहा है? क्योंकि देखिए, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए। तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी यूएस इकोनॉमी में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया है। यूएस इकोनॉमी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2024 को अगर आप देखें तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट आने वाले हैं। तो इंटरेस्ट रेट कट जब भी होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो वहाँ पे वो एक पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए। क्योंकि आपको पता है, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादातर पैसा सेफ्टी के लिए यूएस में जाएगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगेंगे तो वहाँ से पैसा निकलेगा, तो वो पैसा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में भी जाएगा, और वहाँ पे जो भी अच्छी क्वालिटी की इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसका इकोनॉमी काफ़ी अच्छा करा, वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा। तो यूएस में जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा माना जाएगा, और ऑफकोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा माना जाएगा, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अच्छा माना जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो ऑफकोर्स वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यूएस के मुकाबले तो बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ में आप रिसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। लेकिन हाँ, वहाँ भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में आ रहा है। तो वहाँ भी लग रहा है कि इस साल इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा सिग्नल है। देखिए, कहीं भी अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इकोनॉमिकली अच्छा होता है, इकोनॉमी को उसके कारण बूस्ट मिलता है। तो ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज़ का नियर फ्यूचर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आने जा रहा है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि सिचुएशन इससे ख़राब शायद नहीं हो। और अगर आप चाइना को देखें तो देखिए, चाइना में तो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा, इस साल भी नहीं लगता है कि चाइना में कोई खास ग्रोथ होने वाला है। वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आया, और फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना, दूसरे सेक्टर्स भी उसके कारण प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। तो ये साल भी चाइना के लिए कोई खास अच्छा होने नहीं जा रहा है। और अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो इंडियन इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर रहा है रिलेटिवली। देखें, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 7% का इस साल, नेक्स्ट ईयर भी 6.5%, उसके बाद भी 6.5%, और मोस्टली ये 6.5% शायद और ऊपर जाए अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है तो। टैक्स कलेक्शंस मैंने कई बार आपको बताया बहुत अच्छा चल रहा है। जो फिस्कल डिफिसिट है ऑफकोर्स हमारा ज़्यादा है, लेकिन वो भी आने वाले कुछ सालों में वो कम होगा। कोविड के समय जो हमने लिक्विडिटी दिया था उसके कारण थोड़ा बढ़ गया है। करंट अकाउंट डिफिसिट बोला जा रहा है कि 1% के आसपास हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। यूएस डॉलर अगर आप देखें तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ था पहले, लेकिन अब वो वीकेन हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, तो यूएस डॉलर अब वीक होगा। तो रिलेटिवली अगर आप इंडियन रुपी को देखें तो हमारा रुपी का जो स्ट्रेंथ अच्छा बना रहेगा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा नियर फ्यूचर में। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। इंडियन इकोनॉमी के अच्छे परफॉर्मेंस का एक बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, और प्राइवेट सेक्टर को अगर आप देखें तो वहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई खास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो 85% और कहीं कहीं वो 90% तक जा चुका है। तो जब भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना चला जाता है तो वहाँ पे कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही होगा। तो अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर रहा है, तो दोनों मिलकर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए डालेंगे। तो अगर वो होता है तो वो भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा, और ऐसा लगता है
कि इस साल से हमें वो ज़्यादा देखने को मिलने जा रहा है। बैंक्स और एनबीएफसीज का भी अगर आप लेटेस्ट क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छा है, रोबस्ट है। उससे भी हमें पता चलता है कि जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या है? लोन लिया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स लोन ले रहे हैं, हमारे जैसे रिटेलर्स लोन ले रहे हैं। तो लोन लेकर आप कुछ ना कुछ करेंगे, घर पे तो पैसा रखेंगे नहीं, तो उसके कारण भी इकोनॉमी में बूस्ट आता है। तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा चल रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज का है, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया का अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स भी देखें तो 600 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखिए ओवरऑल जो भी डिटेल्स हमने चेक किया है ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होंगे, पैसा बाहर निकलेगा, वो पैसा जो बाहर निकल रहा है वो देखेगा कि कौन सा इकोनॉमी सबसे अच्छा कर रहा है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी फ़िलहाल जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उसके कारण यहाँ पे पैसा आएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि 2024 में शायद अब तक का सबसे ज़्यादा एफआईआई पैसा आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी में भी ज़्यादातर पैरामीटर्स पॉजिटिव है। इस साल यहाँ भी रेट कट एक्सपेक्टेड है, जो कि अगेन और भी बड़ा पॉजिटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। कंपनीज़ का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। अब तो इनफैक्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, तो मोस्टली रिजल्ट्स ज़्यादातर कंपनीज़ के अच्छे आएंगे। तो अबाउट 15% के आसपास अगर अर्निंग ग्रोथ आता है तो उसे अच्छा माना जाएगा। अभी तक जो भी डिटेल्स हमने चेक किया वो सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये डिटेल्स चेक करके तो यही लग रहा है कि निफ्टी 24,000 क्रॉस करेगा और सम केसेस इवन 25,000 भी क्रॉस कर सकता है। तो फिर क्यों लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई 20,000 के भी नीचे जा सकता है निफ्टी? उसका रीज़न क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर सकता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है इसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कई बार आपको बताया ना, अगर हमारा वैल्यूएशन रीजनेबल होता तो अभी जिस तरह के सिचुएशन में हम हैं, यूएस का जिस तरह का सिचुएशन है, इंडियन इकोनॉमी का जिस तरह का सिचुएशन है, ईजिली 30-40% का रिटर्न हमें मिल जाता है इस साल। स्वीट स्पॉट जिसे बोलते हैं वहाँ पे है। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशंस कुछ लोगों को लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है। सो नाउ अभी तक हमने जान लिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्यों ऊपर जा सकता है और क्यों नीचे जा सकता है। अब हमें जानना है कि 2024 में एक रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उसे कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जनरली आप 2 इन्वेस्टमेंट होराइजन में डिवाइड कर देंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म 1, 2, 3 साल ना, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह का होराइजन, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। और 3-4 ईयर का होराइजन है, इस तरह का है, तो आप बैलेंस्ड फंड में जा सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो फिर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसको अगर आपने समझ लिया तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का ही रखना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लस की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहे उतना अच्छा है। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, क्योंकि उसके कारण आपको कंपाउंडिंग मिलेगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ? आपने 100 डाला वो 200 बना, अब जो रिटर्न मिलेगा वो 200 पे मिलेगा, फिर 200, 400, 400, 800, इस तरह से बढ़ता है। हाँ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आप 10%, 20% रिटर्न के लिए आए हैं या फिर 50% रिटर्न के लिए आए हैं, या फिर आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर 10-20% रिटर्न, 50% रिटर्न के लिए है, तब तो देखिए अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मोस्टली हमें उतना रिटर्न मिल गया है, तब तो कोई मतलब नहीं बनता है, रिटर्न ले आराम से घर पे बैठ जाए। लेकिन हाँ कोई अगर ना कई टाइम्स करना चाहता है, 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया, चाह रहा है कि वो 5 लाख बने, 10 लाख बने, तब तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना पड़ेगा। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, वहाँ पे रिटर्न्स आते हैं। पास्ट में ऐसा देखा गया है कि उस तरह का रिटर्न आता है। तो अगर कोई वेरी लॉन्ग टर्म के लिए जाए तो चांसेस हैं कि काफ़ी हाई रिटर्न्स आएंगे। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसके लिए ये जो वैल्यूएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, मार्केट कंडीशन या फिर इकोनॉमी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप मोस्टली आप क्या देखेंगे कि जिस इकोनॉमी में है, जिस कंट्री में है, उसका इकोनॉमी कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कैसा लग रहा है करेगा। तो देखिए इंडिया एज ए इकोनॉमी तो अच्छा कर रहा है और आने वाले 10-20 ईयर्स में लग रहा है कि अच्छा करेगा। तो हाँ इकोनॉमी लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है। और ओवरऑल ऑफ कोर्स अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगा तो कंपनीज़ को भी अच्छा करना ही है, उसके बिना इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगा।
तो कंपनीज़ का भी, जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ है उनका ही परफॉर्मेंस आएगा, तो इसके कारण स्टॉक मार्केट का ही परफॉर्मेंस आएगा। तो यहाँ पे ये जो एटलीस्ट है इंडिया एज अ कंट्री, वो तो पॉजिटिव लग रहा है। और अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म हिकअप्स, आई एग्री, मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वहाँ पे टाइम करेक्शन हो सकता है। टाइम करेक्शन का मतलब ये हुआ कि स्टॉक प्राइस वहीं पे रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ना बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। या फिर प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। तो प्राइस करेक्शन है कि अचानक 5-10% मार्केट गिर जाए और गिरने के बाद थोड़ा देर वहीं रुकेगा फिर ऊपर जाएगा। तो मोस्टली यहाँ से अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है तो लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन आएगा। देखिए 4-5% का गिरावट तो कभी भी हो सकता है, मैंने आपको हमेशा बताया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ 10%, 15%, 20% अगर कोई बड़ा इवेंट होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट, तभी होगा, नहीं तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा नियर फ्यूचर में। हाँ प्राइस करेक्शन हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना कुछ महीने तक प्राइस ऊपर ही नहीं जाए, वहीं पे आसपास थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करता रहे, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे देखना ये होगा कि जो कंपनीज़ का रिजल्ट्स आता है कैसा है। अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है तब तो वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव हो जाएगा और फिर से मार्केट्स में आप और रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर अर्निंग्स अच्छा नहीं आया तो वहाँ पे मार्केट्स गिर सकते हैं। तो अर्निंग्स अब आने ही वाले, अब तो स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। तो अर्निंग्स हमें देखना होगा कि ओवरऑल इंडिया में जो कंपनीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये कंपनीज किस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर पाती हैं। डिफरेंट मार्केट कैप के स्टॉक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी कुछ ओवर वैल्यूड है। ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और लार्ज कैप कम ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आपको एलोकेशन देखना होगा। इक्विटी डेट का एलोकेशन कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन यही है, बहुत ही बोरिंग है। बट ये जो बोरिंग रूल को जो फॉलो कर लेगा लॉन्ग टर्म में वही अच्छा खासा पैसा बना लेगा। इक्विटी डेट का आप एलोकेशन चेक कर लें, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसे फिर से रीअलाइन कर दें, रीबैलेंस कर लें। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का आप पोर्टफोलियो अपना चेक करें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कितना है। जो आपने पहले सोचा था कि मुझे इतना रखना है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए तो फिर से आप रीबैलेंस कर लें। देखिए अभी मार्केट ऐसा है कि इक्विटी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इस साल लग रहा है, और डेट तो नो ब्रेनर है। इक्विटी तो आपको पता है वोलाटाइल है, अगर कुछ हुआ तो ऑल ऑफ सडन गिर भी जाएगा। लेकिन डेट में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, डेट तो लग रहा है कि अच्छा ही देगा। तो अगर किसी को लॉन्ग ड्यूरेशन वाले जो बॉन्ड्स हैं या फिर जो गिल्ट फंड्स हैं जहाँ पे ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का है, तो वहाँ पे तो लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा आएगा इस साल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। तो इसीलिए डेट इक्विटी का अगर सही से मिक्सअप करके रखा जाए तो अच्छा है। डेट भी इस साल बुरा नहीं रहेगा, डेट भी अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए किसी ने ना 60-40 का सोचा हुआ, इक्विटी 60 डेट 40, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो इस तरह से फॉलो किया जा सकता है। अगर इक्विटी का बढ़कर 70-80 हो गया है, डेट का कम हो गया एलोकेशन, तो फिर से बैलेंस आउट कीजिए, इक्विटी को 60 पे लाइए, डेट को फिर से 40 पे लाइए। इस तरह से बैलेंस आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का पैसा है तो ऑफकोर्स सिर्फ उसे आप डेट में डालें, इक्विटी में नहीं डालें। अगर किसी को पैसे की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, 1 साल के अंदर किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है, इक्विटी में नहीं रखें, इक्विटी अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। अगर जल्दी ही पैसे की ज़रूरत है तो आइडियली हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। हो सकता है कि आप पैसा निकालेंगे तो इक्विटी मार्केट और भी ऊपर चला जाए, बट हमें पता नहीं, हो सकता है नीचे भी गिर जाए। इसलिए अगर शॉर्ट टर्म में किसी को पैसे की ज़रूरत है तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ बिल्कुल पैसा निकाल लेना चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तब तो टच नहीं करना चाहिए, टच करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गिर सकता है, गिरने दीजिए ना। आपने 10 ईयर्स के लिए डाला है, 5 ईयर्स के लिए डाला है, ऐसा थोड़ी कि वो गिर के वहीं पर आ जाए फिर से वापस आ जाएगा। तो ये बाय सेल करना, रिटेल इन्वेस्टर्स को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में कई गुना रिटर्न बनाना चाहते हैं तो हमें टाइम देना चाहिए, ऊपर जाए नीचे जाए। हाँ क्वालिटी का ध्यान देना चाहिए। अगर आप अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स अगर है तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगर ना जंक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तब तो फिर वो अलग बात है, उसका तो डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन हाँ अगर अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में या अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इंडियन इकोनॉमी जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, इंडियन कंपनीज का जिस तरह का परफॉर्मेंस चला, उसे देखकर बिल्कुल लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। इस तरह के मार्केट कंडीशन में लमसम करना चाहिए कि नहीं, कि देखिए लार्ज कैप में थोड़ा बहुत लमसम थोड़ा बहुत किया जा सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप में करने का मतलब नहीं बनता है। फिलहाल SIP है, STP है, वो बेस्ट है, वो सब बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ऊपर है नीचे डजेंट मैटर। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट कर रहे हैं, हाँ बड़ा अमाउंट है तो एक साथ नहीं करें, आप उसे 3-4 ट्रांचेस में डिवाइड करके धीरे धीरे करें। लेकिन मार्केट में देखिए हमेशा ध्यान में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट कट जो होता है जब भी, तो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है वैल्यूएशन ज़्यादा है, कुछ समय तक शायद रिटर्न ना आए, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। इंटरेस्ट रेट कट बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है मार्केट्स के लिए।
और ये जो इंटरेस्ट रेट डाउन होगा ना एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स, इस साल मतलब 2 to 3 ईयर्स तक मोस्टली ऐसा लगता है कि डाउन ही रहेगा। और जब तक इंटरेस्ट रेट लो रहेगा तब तक मोस्टली स्टॉक मार्केट्स के लिए उसे अच्छा माना जाएगा। और जब वहाँ से बढ़ने लगेगा, जब मार्केट को लगेगा कि बढ़ने वाला इंटरेस्ट रेट, वहाँ से फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मार्केट में। तो फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ठीक ठाक लग रहा है पोर्टफोलियो। बस एलोकेशन का ध्यान रखें, पूरा का पूरा इक्विटी में ना डाल दें, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। डेट इक्विटी का जो मिक्सचर आपने सोचा है उससे आप मेंटेन करें। उसी तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो आपने एलोकेशन सोचा है उसे मेंटेन करें। अगर लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लार्ज कैप में कम हो गया, तो लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा और ऊपर कर लें और मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा कम कर लें। तो इस तरह से बैलेंस आउट करके रखें। लेकिन हाँ, मार्केट में देखिए ज़्यादातर इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, तो बिल्कुल उससे हम थोड़ा बचा के रखेंगे कि अगर मार्केट गिर जाएगा तो मैं पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको पूरा का पूरा पैसा निकाल के मैं वेट करूंगा कि मार्केट गिर जाएगा फिर से पूरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, इसका मतलब नहीं बनता है। हाँ, कोई अगर फंड ऐसा है जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है तो वो पैसा निकाल के थोड़ा हम वेट कर सकते हैं कि ठीक है भाई, जब गिरेगा तो करेंगे। उसी तरह कोई स्टॉक है जो कि बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, हमने गलती से इन्वेस्ट कर दिया, लगता नहीं कि फ्यूचर में कुछ होगा, तो उसका जो पैसा हमने निकाला वो भी पैसा अगर है तो ठीक है, हम कुछ समय तक वेट कर लेंगे। मार्केट अगर लग रहा है गिर जाएगा, अगर गिरेगा तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा बना हुआ है, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी मैं सब कुछ बेच दूंगा और मार्केट जब पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो सब तो करने का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मतलब नहीं बनता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं ना, वहाँ पे आपको सारे सेक्टर के स्टॉक्स मिल जाएंगे। वो बेस्ट हैं, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। इन्हीं में से 3, 4, 5 फंड सेलेक्ट करके आइडियली हमें अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं ना, वहाँ पे सारे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल जाता है। अलग से कोई थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको आइडिया है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम का तब बात अलग है, तब आप थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।